कल का दिन हिंदुस्तान के लिए बड़ा भारी था और ये बात मैं बड़े बोझिल मन से कह रहा हूँ कि एक दिन के भीतर देश के अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आने लगी जिससे लगने लगा कि ये तनाव किस हद तक पहुँच गया है, नफ़रत कितनी अधिक बढ़ गई है। पहली खबर आई एक ट्रेन से जो सूरत से मुंबई की तरफ जा रही थी, महाराष्ट्र के इलाके में थी, और आरपीएफ के एक जवान ने किसी मुस्लिम के बारे में कोई अपशब्द कहे तो उसका सीनियर साथ में जो एएसआई था आरपीएफ का, उसने मना किया, उसको शांत करने की कोशिश की। उसने अपनी गन से अपने सीनियर को मार डाला। उसके बाद दूसरे डिब्बे में गया, जिस डिब्बे में कुछ मुस्लिम बैठे हुए थे उसने पहले देखा था, क्योंकि आरपीएफ का काम यही रहता है, जिस ट्रेन में उनकी ड्यूटी लगती है शुरू से आखिर तक हर डिब्बे को देखते हैं, हर सीट में बैठे हुए लोगों को देखते हैं, एक नज़र में बैठा लेते हैं कि कहाँ कौन लोग हैं। तो ये नौजवान जो एक हिंदू सिपाही था, ये गया और वहाँ जाकर उसने छांट कर 3 अलग अलग मुस्लिमों को वहाँ पर मार डाला। ये बात हम इसलिए दमखम के साथ कह पा रहे हैं कि ये अलग अलग सीटों पे बैठे हुए लोग थे। अगर बहस में केवल अपने सीनियर को मारना रहता है, एएसआई को, तो जिस डिब्बे में इसने एएसआई को मारा था वहीं उस तैश में, ताव में, उस डिब्बे के आसपास के कुछ और लोगों को मार देता। तो ये आया दूसरे डिब्बे में, यहाँ इसने छांट के 3 मुसलमानों को मारा जो कि हुलिये से मुसलमान दिख रहे थे। उसके बाद अपनी बंदूक के साथ वहाँ खड़े रह के उसने भाषण देने के अंदाज में दुनिया भर की बातें कही, मुस्लिमों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में कई तरह की गालियाँ कही, ऐसा खबरों में है। और इसके साथ उसने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना होगा, इस तरह की बात कही। इसके वीडियो तैर रहे हैं, खबरों में चारों तरफ है ये। मैं तो दूर बैठा हुआ हूँ, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ से रिपोर्टिंग की है, जिन लोगों ने ट्रेन के मुसाफिरों से बात की है, उस वीडियो को ध्यान से सुना भी है, उनका ये कहना है कि ऐसा ऐसा उसने कहा। मैंने भी वो वीडियो सुना है। इसके बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसको पकड़ लिया वहाँ पर। ये एक घटना हुई। दूसरी घटना हरियाणा से सामने आना शुरू हो गई। वहाँ पर एक बड़ा सांप्रदायिक तनाव हुआ। आपको याद होगा कि हरियाणा में मेवात का इलाका जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका कहलाता है। वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। उस इलाके में नूह नाम का एक कस्बा या शहर है। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने कल 15-20 हज़ार लोगों की एक कलश यात्रा निकालने की घोषणा की थी। इसकी तैयारी की जा रही थी। शायद तैयारी का ही एक हिस्सा था कि कई किस्म के भड़काऊ और उकसाने वाले वीडियो कल सुबह से, परसों रात से फैलाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से मुस्लिम आबादी भड़के, ऐसे वीडियो चल रहे थे। इसके साथ साथ मोनू मानेसर नाम का एक आदमी है जिसका आपने फरवरी के महीने में बहुत नाम पढ़ा होगा, खबरों में और टीवी पे देखा होगा, जिसने गाय की स्मगलिंग करने के आरोप में कुछ मुसलमान नौजवानों को पकड़ा था, पीटा था। मामला पुलिस थाने तक पहुंचा था। उसके बाद इन लड़कों को ले जाके उसने गाड़ी सहित जला दिया था। बोलेरो गाड़ी थी शायद, उसके सहित जिंदा जला दिया था 2 मुस्लिम नौजवानों को। तब से पुलिस ढूंढ रही है, नामजद है आरोपी वो। तब से वो लगातार फरार है, फरवरी के महीने से। उसका एक वीडियो सामने आया, वो भी मैंने देख लिया है वीडियो। उसने कहा कि मैं विश्व हिंदू परिषद की, बजरंग दल की इस कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए अपने तमाम साथियों के साथ, दल बल के साथ वहाँ आ रहा हूँ। इसके साथ कई तरह के और हिंदू दंभ की बातें थी उस वीडियो में। ये वीडियो जब चारों तरफ फैला तो उस इलाके की मुस्लिम आबादी को लगा कि ये क्या हो रहा है। जिसने 2 मुसलमानों को जिंदा जलाकर मार दिया, आज तक हरियाणा की पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। फरवरी के महीने से उसको छुट्टा छोड़ा हुआ है।
वो आज वीडियो बनाकर जारी कर रहा है कि मैं दल बल सहित पहुंच रहा हूं, सब साथियों के साथ आ रहा हूं मैं। तो हक्का बक्का रह गई मुस्लिम आबादी। इसके बाद जो तनाव होना था वहां पर हुआ। किस तरफ से तनाव हुआ, किस तरफ से पहला पत्थर चला, इसको लेकर अलग अलग कई बातें हो सकती हैं, लेकिन पहला पत्थर चलने के पहले तक का जो तनाव है वो मैंने आपको बतलाया कि ये तनाव हुआ उसके पहले। फिर विश्व हिंदू परिषद ने ही इस मोनू मोनेसर को शायद मना किया कि आप मत आओ, नहीं तो यहाँ तनाव होगा। ये गौ रक्षक बनकर ये लोग जिसको चाहे उसको मारते हैं, जिसको चाहे उसको जलाते हैं, जो चाहे वो करते हैं। इनको हरियाणा की पुलिस की तरफ से छूट मिली हुई है। ये वीडियो कैमरे के सामने कहते हैं कि वो पुलिस के साथ मिलकर किस तरह का काम करते हैं। ये सब सिलसिला चल ही रहा था कि वहाँ दोनों समुदायों के बीच तनाव शुरू हो गया। जो वीडियो आज तक जैसे एक बड़े चैनल ने अपने कैमरे से दिखाए हैं उसमें दिख रहा है कि बजरंग दल के लोग बड़ी बड़ी सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक किस्म की राइफलें लेकर चल रहे हैं। कम से कम एक राइफल तो साफ साफ दिख रही है, दूसरे हथियार दिख रहे हैं। उसका रिपोर्टर वहाँ से सहमी हुई हालत में बार बार बतला रहा है कि हमको कैमरा बंद करने की धमकी दे रहे हैं बजरंग दल के लोग, और दिख रहे हैं कैमरे पे वो लोग आ रहे हैं, धमका रहे हैं, भगवा केसरिया गमछा डाले हुए हैं, धमका रहे हैं। ये सिलसिला चल रहा है। शाम रात तक इतनी आगजनी चारों तरफ होने लगी, इतनी गाड़ियां जला दी गई कि 4 लोग मारे जाने की खबर आज सुबह तक की है। इसके बाद की खबर यह है दोपहर तक की हरियाणा के कई ज़िलों में ये हिंसा फैल गई है। हरियाणा सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल फोर्सेस मांगी है हालात पर काबू करने के लिए। ये दूसरा मामला हुआ। ऐसे और इक्का दुक्का मामले देश में इधर उधर चारों तरफ कल सामने आए। अब इससे ये लगता है कि इस देश में तनाव कहाँ तक पहुँचा हुआ है, मुस्लिमों से नफरत कितनी बढ़ी हुई है। ट्रेन में अगर जिस आरपीएफ के जिम्मे बंदूक दी गई है उनको कि कोई लुटेरे रहें, कोई बलात्कार करने आए, हत्या करने आए तो उनको गोली मार सकें, इसके लिए जो फोर्स तैनात की गई है वो फोर्स अगर इतनी सांप्रदायिक हो गई है, उसमें से कम कुछ लोग कि वो इस तरह से मुसलमानों को छांट छांट कर मार रहे हैं, तो कौन से हालत में इस देश को लाकर खड़ा कर दिया गया है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि अभी मणिपुर से हम उभरे नहीं हैं। मणिपुर अभी एक विभाजित प्रदेश की तरह चल रहा है। वहाँ 2 जातियों के लोग एक दूसरे के सामने अभी भी डटे हुए हैं। वहाँ कोई शांति के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। जिंदगी सामान्य होना तो बहुत दूर की बात दिख रही है, और ये शांति कब तक रहेगी, अमन कब तक रहेगी, ये सोचना भी मुश्किल है। तो इन अलग अलग चीज़ों को अगर हम देखें तो किस तरह से किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी क्षेत्र के प्रति नफरती हिंसा जो है वो कहाँ तक ले जा रही है। हम छत्तीसगढ़ के बस्तर में देख रहे हैं कि जो आदिवासी ईसाई बन रहे हैं उनकी लाश को उखाड़कर कब्रिस्तान से उसको बाहर फेंक दिया गया गांव के, उसको दूसरी जगह ले जाकर दफन करना पड़ा दूसरे शहर में। तनाव इतना बढ़ा हुआ है, तो देश को कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे इस देश में काम चलेगा। अगर धर्म और जाति दिखाने वाले कपड़े, हुलिये, दाढ़ी, चोटी, पगड़ी, इन सब को लेकर अगर तनाव इस हद तक बढ़े रहेगा, इतना बुरा तनाव रहेगा, तो क्या होगा, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इस देश में आज़ादी का अमृत काल मनाया जा रहा है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं, और साथ साथ ये बवाल भी खड़ा किया जा रहा है। कितनी भी संख्या में, कितनी भी बड़ी संख्या में सरकारी जलसे कुल मिलाकर भी देश में फैलती हुई नफरत को नहीं ढांक सकते।
ये नफ़रत जगह जगह निकल रही है। ये नफ़रत अगर वर्दीधारी लोग धर्म को देख देख कर मार रहे हैं किसी को, तो ये नफ़रत छोटी नफ़रत नहीं है। मैं गिनती लगा रहा था, राज्यों की पुलिस करीब 20 लाख है, केंद्र सरकार की अलग अलग पैरामिलिट्री जो हैं, सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, उसके लोग और फौज के लोग, ये सब मिलाकर करीब 50 लाख लोग हैं। मेरा मानना है कि इसमें 50 में से कम 25-30 लाख तो बंदूकें होंगी ही, और जितना कि इस देश की आबादी है 140 करोड़, उससे ज़्यादा कारतूस होंगे। और एक एक बंदूक जो है 100-100, 200 लोगों को मारने जितने कारतूस बहुत सी फौज के, बहुत से पैरामिलिट्री के लोगों को मिलते हैं। अगर ये सिलसिला शुरू होगा तो ये थमेगा कहाँ। आज किसी एक धर्म के लोगों को मारा गया है, कल उस धर्म के 4 सिरफिरे लोग अगर बाकी दूसरे धर्म के लोगों को मारने लगें तो क्या होगा? कौन महफूज रह जाएगा? आप उन लोगों के दहशत की कल्पना कीजिए जो आज सुबह से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हम ट्रेन में चढ़ेंगे, तो किस भरोसे से चढ़ेंगे? इस देश की आधी आबादी ऐसी है, आधी आबादी, जो जाति या धर्म के किसी न किसी तरह के निशान को ओढ़कर चलती है। सिर पर पहनती है, हाथ में पहनती है, कहीं पर, कहीं गले में पहनती है, कहीं चोटी रहती है पीछे, कहीं हाथ में किसी के ईश्वर का नाम गुदना रहता है, कहीं कड़ा रहता है, कहीं कुछ रहता है। आधी आबादी किसी न किसी धर्म को ढोकर चलती है। अगर धार्मिक नफरत को इस हद तक बढ़ा दिया जाएगा, अगर कोई सुरक्षा बल का व्यक्ति लोगों की हत्या करने के बाद में वहाँ खड़े होकर भाषण देगा कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो मोदी योगी का साथ दो, वोट दो, नाम लो, जो भी करो, तो ये सोचने की बात है कि ये सिलसिला कितना खतरनाक हो सकता है। क्या ये पूरा का पूरा सिलसिला महज इसलिए है कि ऐसी नफरत, ऐसा धार्मिक ध्रुवीकरण किसी पार्टी या गठबंधन को 1-2 चुनाव और जिता देगा? लोकतंत्र में ऐसे कई चुनाव आते और जाते रहते हैं। हिंदुस्तान तो वो लोकतंत्र है जिसने सैकड़ों बरस की गुलामी भी झेली हुई है। उस वक्त तो कोई चुनाव नहीं होते थे। उसके बाद गांधी, नेहरू जैसे लोग थे, सरदार पटेल जैसे लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में और लोगों को इकट्ठा किया, देश को आज़ाद कराया। आज क्या इस देश को दोबारा उसी गुलामी में डाला जाएगा? इतनी नफरत तो शायद उस समय भी नहीं थी। तो ये बहुत फिक्र की बात है। जो घटनाएं हुई हैं, अभी हरियाणा में जारी है। अभी आरपीएफ के सिपाही ने मारा है जिन लोगों को, उसकी जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से उसका वीडियो आ रहा है, जो जाहिर तौर पर दिख रहा है, ये देश की एक भयानक हालत को बता रहा है। इस भयानक हालत से अमन पसंद लोग तो डरे सहमे होंगे। जो ताकतवर हैं, सत्ता पर काबिज हैं, पैसे वाले हैं, जिनके पास और किस्म की संवैधानिक सत्ता है, हो सकता है उनको डर न लगे, क्योंकि उनके बाहर अंगरक्षक होंगे, ऐसे बंदूक लिए हुए लोग तैनात होंगे। लेकिन याद रखने की ज़रूरत है कि इस देश में जब धार्मिक नफरत सिर चढ़कर बात कर रही थी, तो देश की प्रधानमंत्री के निजी अंगरक्षकों ने प्रधानमंत्री को मार डाला था। इंदिरा गांधी की मौत सबको याद है। तो आप ये मान के मत चलिए कि आज आपके इर्द गिर्द जो गनमैन तैनात हैं आपकी हिफाजत के लिए, वो हमेशा आपकी हिफाजत करेंगे। एक पल लगेगा उनमें से कोई भी मुड़कर पलटकर आपको मार दे। इसलिए इस देश की जितने तरह की सत्ता है, जितने तरह की ताकत है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे कुर्सी की हो, चाहे अदालत की हो, इन तमाम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है कि आप नफ़रत के माहौल में कभी भी महफूज नहीं रह सकते, आपके बच्चे महफूज नहीं रह सकते। ये सोचने की ज़रूरत है। इसके बिना काम नहीं चलेगा।
कब कौन सी बंदूक किसके तरफ मुड़ जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। 50 लाख बंदूकें हैं इस देश में, 140 करोड़ लोग हैं। जब एक तरफ की बंदूकों के मुकाबले दूसरे तरफ की बंदूकें उतर आएंगी, जब नफ़रत का जवाब नफ़रत से दिया जाना लगेगा, तो कौन जिंदा रह जाएगा। मुझको ऐसे में पाकिस्तान के एक शायर जॉन एलिया का एक शेर याद आता है, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। आज़ादी के अमृत काल में आपने सभी को सभी से खतरा खड़ा कर दिया है। सत्ता को आईना देखने की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे।